इस कहानी की शुरुआत में हमें वेलिंग वॉल ऑफ जेरूसलम दिखाई जाती है, जहां पर काफी लोग प्रे कर रहे होते हैं। दरअसल इस वॉल को वेलिंग वॉल इसलिए कहा जाता है क्योंकि लोग यहां आकर प्रे करते हैं और रोते भी हैं। दरअसल ये वॉल एक होली टेम्पल का बचा हुआ हिस्सा है जिसे तोड़ दिया गया, और ज्यूस लोगों को लगता है कि उनके गॉड अभी भी यहाँ पर बसते हैं, इसलिए वो लोग यहाँ पर आकर प्रे करते हैं। इसके बाद हमें मूवी का मेन कैरेक्टर फेमस डिटेक्टिव हरक्यूल पॉयरेट को दिखाया जाता है, जिनकी मूंछों का तो कहना ही क्या। फिर डिटेक्टिव हरक्यूल को एक पुलिस वाला बताता है कि वॉल के पास 3 धर्मों के लोगों के बीच दंगा फसाद छिड़ गया है। तो ये लोग वॉल की तरफ जाते हैं तो देखते हैं कि वहां पर काफी हंगामा मचा हुआ है। दरअसल यहाँ पर एक रिलीजियस रेलिक चोरी हो गया है, और चोरी से 1 घंटे पहले वहां पर 3 लोगों की मीटिंग हुई थी, और वो 3 लोग हैं, एक प्राइस्ट यानी क्रिश्चियनिटी रिलीजन में पादरी, एक राबी यानी ज्यूस रिलीजन का धर्मगुरु, और तीसरा है इमाम जो कि एक इस्लामिक रिलीजियस लीडर है। इन तीनों को भीड़ से अलग वॉल के पास बुलाया जाता है। फिर डिटेक्टिव हरक्यूल सभी के सामने बताते हैं कि होली चर्च में 3 धर्मों के रिप्रेजेंटेटिव मिले, वो भी चीफ इंस्पेक्टर की देखरेख में। और इस मीटिंग में इन्होंने ये डिसाइड किया कि किस टाइम पर कौन से लोग मार्केट यूज करेंगे। और ठीक इस मीटिंग के 1 घंटे बाद एक बेशकीमती रेलिक चोरी हो गया, और अब इस चोरी में 3 लीडर सस्पेक्ट हैं। मैंने जब इन तीनों की मीटिंग वाली जगह की तहकीकात की तो मुझे पेंटिंग पर कुछ निशान मिले जो कि सिर्फ एक हार्ड सोल के जूते ही बना सकते हैं। अब लेडीज एंड जेंटलमैन, आप ही बताइए कि चोरी से किसका सबसे ज्यादा फायदा होगा। फिर डिटेक्टिव खुद ही जवाब देते हैं कि तीनों धर्मगुरु बहुत ही आम जिंदगी जीते हैं, और ये लोग पतले सोल के कम पैसों में आने वाले जूते पहनते हैं, और अचानक से रिलीजियस रेलिक को बेचकर जो पैसा आएगा वो सबकी नजरों में आ जाएगा, तो इससे इन्हें कुछ ज्यादा फायदा नहीं होने वाला। तो अब बचते हैं चीफ इंस्पेक्टर जो कि हार्ड सोल के शूज पहनते हैं, और बेशक इनके ऑफिस की मैंने छानबीन की, और आप ही देखिए मुझे क्या मिला। बॉक्स खोल के देखने पर उन्हें वो रेलिक मिल जाता है। अब सिचुएशन बिगड़ती देख इंस्पेक्टर यहाँ से भागने लगता है, मगर सब तरफ से भीड़ से घिरे होने की वजह से इंस्पेक्टर ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाता, और एक जगह पर आकर एक वॉकिंग स्टिक से टकराकर गिर जाता है। और कमाल की बात यह है कि इस स्टिक को डिटेक्टिव ने केस के शुरू होने से पहले वॉल पर फंसाया था। मतलब डिटेक्टिव कितने आगे तक का अंदाजा लगा सकते हैं। इसके बाद हमें एक बोर्ड दिखाई जाती है जिस पर डिटेक्टिव बैठे हैं, और उनके साथ एक लेडी भी है जो कि मैरी डेवनहैम है। मैरी कहती है कि ये मूंछें कुछ जानी पहचानी लग रही हैं, शायद मैंने इन्हें न्यूज़पेपर में देखा है। ओह, तो आप फेमस डिटेक्टिव हरक्यूल पॉयरेट हैं। डिटेक्टिव अपनी तारीफ सुन के खुश हो जाते हैं, और फिर ये लोग इस्तांबुल के लिए निकल जाते हैं, और काफी लंबे सफर के बाद बोट इस्तांबुल पहुंच जाती है। फिर हमें एक किचन दिखाई जाती है जहां पर काफी कुक खाना पका रहे होते हैं, और डिटेक्टिव हरक्यूल ताजा पकी हुई ब्रेड्स को देखकर ललचा रहे होते हैं। फिर हमें किचन में 2 लोग दिखाई देते हैं, एक आदमी और एक औरत। उस आदमी को डिटेक्टिव पहचान लेता है क्योंकि यह आदमी डिटेक्टिव का पुराना दोस्त है, और इसका नाम बॉक है, और बॉक ओरिएंट एक्सप्रेस ट्रेन का डायरेक्टर भी है। जब ये लोग बातें कर ही रहे होते हैं तो एक आदमी डिटेक्टिव के लिए एक टेलीग्राम लेके आता है जिसके हिसाब से डिटेक्टिव को लंदन में एक केस सॉल्व करने के लिए बुलाया गया है। अब डिटेक्टिव इस बात से काफी नाखुश हैं कि उनका वैकेशन इंटरप्ट कर दिया गया है। फिर डिटेक्टिव बॉक से पूछते हैं कि मुझे जल्दी से लंदन पहुंचना है, क्या मुझे आपकी ओरिएंट एक्सप्रेस में सीट मिल जाएगी। जिस पर बॉक कहते हैं कि बिल्कुल मेरे दोस्त। नेक्स्ट सीन में हमें ओरिएंट एक्सप्रेस दिखाई जाती है जो अब स्टेशन से निकलने के लिए तैयार है। अब ट्रेन के पास जाने पर बॉक और डिटेक्टिव को पता चलता है कि ट्रेन में तो कोई भी कंपार्टमेंट खाली नहीं है, सभी ऑलरेडी बुक हैं सिवाय एक सीट के जहां हैरिस नाम का एक आदमी आने वाला था, बट समय पर न पहुंचने की वजह से उनकी टिकट कैंसिल हो जाती है, और अब वो जगह डिटेक्टिव को दे दी जाती है जिसमें उन्हें एक आदमी के साथ कैबिन शेयर करना है। फिर डिटेक्टिव अपने कैबिन तक पहुंच जाते हैं, और वहां डिटेक्टिव की मुलाकात मैक्क्वीन नाम के आदमी से होती है जिसके साथ इस ट्रेवल में डिटेक्टिव को बर्थ शेयर करना था। इसके बाद ओरिएंट एक्सप्रेस अपने स्टेशन से शहर के बीचों बीच से होती हुई निकल जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें सैमुअल नाम का आदमी दिखाया जाता है जिसे एक पेपर मिलता है जिस पर लिखा था कि बेटर वॉच योरसेल्फ, यानी इस ट्रेन का सफर इतना आसान नहीं होने वाला। इस वार्निंग को पढ़कर सैमुअल गुस्सा तो है और साथ में वरिड भी कि कहीं उसके साथ कुछ हो ना जाए। पहले दिन का सफर तो एकदम मस्त चलता है, और सुबह होने पर सभी के लिए नाश्ता तैयार होने लगता है, और हमें ट्रेन का सीन दिखाया जाता है जो कि बहुत लग्जरियस था।
ये ट्रेन 1930s के टाइम के हिसाब से बहुत ही हाई क्वालिटी ट्रेन थी। और फिर हमें एक एक करके मूवी के कैरेक्टर दिखाए जाते हैं। सबसे पहले हमें एक अकड़ू आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम है सैमुअल रैचेट। उसके साथ उसका बटलर एडवर्ड मास्टरमैन भी होता है। फिर हमें हेक्टर मैकक्वीन दिखाया जाता है जो कि सैमुअल का सेक्रेटरी है। नेक्स्ट कैरेक्टर है एक अमेरिकन लेडी जिसका नाम मिसेस हर्बर्ट है। नेक्स्ट कैरेक्टर है एक प्रिंसेस जिसका नाम ड्रैगन मेरॉफ है, जो कि वैसे तो नाम की प्रिंसेस है लेकिन बिल्कुल भी जवान नहीं है। और उसके साथ उसकी असिस्टेंट हिल्डिग्रेड भी है। नेक्स्ट कैरेक्टर है एक मिशनरी पेलर ऑफ एक्स्ट्रा विडोज, और इसको देख के लगता है कि सारी दुनिया के दुख इसी ने ओढ़ रखे हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर्स हैं डेवनहैम और डॉक्टर आर्बथनॉट। आर्बथनॉट एक डॉक्टर हैं। और लास्टली हमें एक कपल दिखाया जाता है जो कि काउंट और काउंटेस हैं। और ये सभी कैरेक्टर्स की अपनी ही निराली पर्सनैलिटीज हैं। कोई काफी अकड़ू है तो कोई काफी झगड़ालू, और इनके बारे में आपको आगे धीरे धीरे पता चलेगा। और इसी बीच सैमुअल रैचेट डिटेक्टिव के पास आकर बैठ जाता है और कहता है कि मैं आपको एक जॉब ऑफर करना चाहता हूँ। मैंने सुना है कि आप मासूम लोगों के रखवाले हैं। जिस पर डिटेक्टिव टॉन्ट करके कहते हैं, ओह तो क्या आप मासूम हैं? यानी सैमुअल एक क्रिमिनल है। इस पर सैमुअल सफाई देता है कि मैं एक आर्ट डीलर हूँ, मैं अजीबोगरीब सामान बेचता हूँ। और अब इनमें से कुछ चीजें खराब निकल आती हैं या फेक निकल आती हैं। कुछ वक्त पहले मैंने कुछ ओरिएंटल कारपेट्स बेचे थे और अब वो नकली निकला है। तो मैंने जिसको ये चीजें बेची वो मुझे धमकी भरे खत भेज रहा है। अब मिस्टर डिटेक्टिव, कुछ क्रिमिनल्स मुझे मारना चाहते हैं और मैं चाहता हूँ कि जब तक मैं एक सेफ जगह ना पहुंच जाऊं आप मेरी हिफाजत करें। और इस काम के लिए मैं आपको $15,000 दूंगा, वो भी हफ्ते के हिसाब से। मगर डिटेक्टिव मना कर देते हैं, यह कहकर कि मैं क्रिमिनल्स को पकड़वाता हूँ, उनकी हिफाजत नहीं करता, फिर चाहे रकम कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। और यहाँ से जाते जाते डिटेक्टिव एक बात और कहते हैं कि मिस्टर सैमुअल, मुझे आपका चेहरा बिल्कुल भी पसंद नहीं। इसके बाद ट्रेन एक स्टेशन से होते हुए आगे बढ़ती है। रात को ट्रेन बहुत ही बर्फीले पहाड़ों के बीच से होती हुई गुजर रही होती है और मौसम काफी खराब था। अब रात को सभी अपने अपने रूम में सोने चले जाते हैं और सोने से पहले डिटेक्टिव एक बुक पढ़ के काफी अजीब ढंग से हंस रहे होते हैं। फिर डिटेक्टिव लाइट बुझाकर सोने की कोशिश करते हैं बट उन्हें कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। बाहर आने पर उन्हें कंडक्टर दिखता है जो कि सैमुअल के रूम का डोर नॉक कर रहा था और पूछ रहा होता है कि मिस्टर सैमुअल आप ठीक हैं, क्योंकि मुझे अंदर से आवाज आई है। और ऐसे ही बार बार अलग अलग रूम से आवाज आ रही होती है और डिटेक्टिव इन आवाजों की वजह से सो नहीं पाते। और इसी डिस्टरबेंस के बीच डिटेक्टिव को एक फिगर रेड किमोनो में भागता हुआ नजर आता है। ट्रेन फिर पहाड़ों के बीच से होते हुए तेजी से आगे जा रही होती है और फिर खराब मौसम की वजह से एक एवलांच आ जाता है और बहुत सारी बर्फ ट्रेन के सामने आके गिर जाती है, जिस वजह से ट्रेन में अचानक ब्रेक लानी पड़ती है और इससे धक्का पूरी ट्रेन में लगता है। सभी लोग अपने बेड से गिर जाते हैं और बाहर आने पर डिटेक्टिव देखते हैं कि एक आदमी नीचे गिरा पड़ा है और उसके पास काफी फोटोज भी बिखरी पड़ी हैं। इस आदमी का नाम मार्कोइज है। इसके बाद हमें ट्रेन के बाहर का सीन दिखाया जाता है और यहाँ देखने को मिलता है कि ट्रेन बर्फ से टेढ़ी हो रखी है और इसी बीच एक वैगन में सभी पैसेंजर्स इकट्ठे हो रखे थे और सभी को बॉक बताता है कि माफ करना लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारी ट्रेन इस हालत में आगे नहीं बढ़ सकती और अब हम अपने टाइम पर अगले स्टेशन नहीं पहुंच पाएंगे, तो वहां का स्टेशन मास्टर हमारी हेल्प के लिए आता ही होगा। अब सभी पैसेंजर्स वरिड हैं क्योंकि ट्रेन रुकने की वजह से सभी अपनी अपनी जगह पर शेड्यूल टाइम पर नहीं पहुंच पाएंगे और उनके जरूरी इवेंट्स मिस हो जाएंगे। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सैमुअल का बटलर का नाम मास्टरमैन है, वो सैमुअल के लिए नाश्ता लेकर आता है। इसी वक्त डिटेक्टिव भी अपने रूम से निकल आते हैं। काफी बार नॉक करने पर भी सैमुअल दरवाजा नहीं खोलता तो डिटेक्टिव को शक होता है, तो वो मास्टरमैन से बॉब और डॉक्टर आर्बथनॉट को बुलाने को कहता है और खुद रूम का लॉक तोड़ देते हैं। फिर इन्हें पता चलता है कि सैमुअल मारा गया है और बॉडी को जांचने के बाद डॉक्टर आर्बथनॉट बताता है कि किसी ने छुरा मारा है सैमुअल के। ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने आंख बंद करके छुरा दनादन मारा है और खिड़की खुली होने की वजह से टाइम ऑफ डेथ का सही पता नहीं लग सकता। शायद रात को 12 से 2 के बीच में का मर्डर हुआ है, जिस पर कंडक्टर कहता है कि उस वक्त तो मैं ड्यूटी पर था और मेरे सामने रूम में कोई नहीं गया। अब बॉक काफी घबराया हुआ है क्योंकि मर्डर ओरिएंट एक्सप्रेस पे हुआ है और बॉक ट्रेन का डायरेक्टर है। अब वो बुरी तरह से फंसने वाला है, तो बॉक डिटेक्टिव से रिक्वेस्ट करता है कि मेरे दोस्त कैसे भी करके इस केस को अगले स्टेशन आने से पहले सॉल्व कर दो, अब तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। जिस पर डिटेक्टिव फोकस होकर कहते हैं कि मुझे सभी पैसेंजर से एक एक करके बात करनी होगी। डिटेक्टिव फिर डाइनिंग रूम में जाकर सभी पैसेंजर्स को इन्फॉर्म करते हैं कि ट्रेन में मिस्टर सैमुअल की डेथ हो गई है
और मुझे आप लोगों से कुछ सवाल जवाब करने हैं। आप अपने कैबिन के अंदर जाइए, मैं एक एक करके सबसे मिलूंगा। खून हुआ है तो खूनी भी होगा, और खूनी हमारे ही बीच इस ट्रेन पर मौजूद है। फिर ट्रेन की छानबीन की जाती है कि कोई ट्रेन पर छुपा हुआ तो नहीं है। फिर कंडक्टर इन्फॉर्म करता है कि जिस कोच में मर्डर हुआ है उसके दोनों तरफ के दरवाजे बंद थे रात को, जिस पर डिटेक्टिव अपनी इन्वेस्टिगेशन का दायरा और छोटा कर देते हैं। अगर दोनों तरफ के दरवाजे बंद थे तो ना तो कोई अंदर आया और ना कोई बाहर गया, तो मर्डरर इसी कोच का कोई पैसेंजर होगा। तो डिटेक्टिव बॉक को अपना असिस्टेंट बना लेते हैं, क्योंकि मिस्टर बॉक तो रात को इस बॉगी में थे ही नहीं। इसका मतलब वो तो मर्डरर एटलीस्ट नहीं थे। फिर सबसे पहले मैक्वीन से पूछताछ होती है, क्योंकि वो सैमुअल का सेक्रेटरी था। तो मैक्वीन बताता है कि सैमुअल बहुत बदतमीज आदमी था, उन्हें ढंग से बिजनेस करना ही नहीं आता था। उन्हें आता था तो सिर्फ नकली चीजें बेचना, जिसकी वजह से उन्होंने काफी दुश्मन बना लिए। उन्हें धमकियों भरे खत आते रहते थे। मैक्वीन एक खत डिटेक्टिव को भी दिखाता है। फिर डिटेक्टिव सैमुअल की रूम में जाकर सबसे पहले उसकी डेड बॉडी को चेक करते हैं। सैमुअल को 12 बार चाकू मारा गया था, 2 बार कुछ ज्यादा जोर से बाकियों से, और चाकुओं के वार अंधाधुंध किए गए। इनमें कोई पैटर्न नहीं था। बॉक को वहां पर एक वॉच भी मिलती है जो कि रुकी हुई थी, और इसमें टाइम 1:15 हो रहा था, जो कि डॉक्टर अर्बथनॉट की रिपोर्ट के हिसाब से मिलता जुलता टाइम ऑफ डेथ है, क्योंकि उन्होंने 12 से 2 के बीच का ही अंदाजा लगाया था। फिर डिटेक्टिव को एक कप में बेहोश करने की दवाई मिल जाती है, यानी सैमुअल को बेहोश करके मारा गया था। मगर डिटेक्टिव इस स्टेटमेंट पर पूरी तरह से श्योर नहीं है। डिटेक्टिव को वहां पर जमीन पर एक लेडीज रुमाल भी मिलता है, जो कि पेरिस में बना है और इस पर एच लिखा है, और ये हैंडमेड है और काफी कीमती लगता है। यहाँ पर इन्हें एक नोट का जला हुआ टुकड़ा भी मिलता है। अब ट्रेन को बर्फ से निकालने के लिए सपोर्ट भी आ गई होती है, तो डिटेक्टिव एक जगह जाकर एक लैंटिन के ऊपर से उस जले हुए नोट को देखते हैं, तो उन्हें उस पर कुछ लिखा हुआ दिखता है, जो था एज अ स्ट्रॉन्ग ब्लड इज ऑन हैंड यू विल डाई, यानी तुम्हारे हाथों पर किसी का खून है और तुम मरोगे। तो डिटेक्टिव को आर्मस्ट्रॉन्ग का केस याद आता है, जिसमें एक मशहूर पायलट जॉन आर्मस्ट्रॉन्ग और उसकी वाइफ सोनिया की बेटी डेजी को 2 साल पहले किडनैप कर लिया गया था। जब जॉन और सोनिया सो रहे थे, किडनैपर ने पैसे मांगे और मजबूरी में जॉन ने पैसे दे भी दिए थे, बट किडनैपर ने बच्ची को मार दिया, और उसी वक्त जॉन की वाइफ प्रेग्नेंट भी थी। तो वो इस सदमे में प्रीमैच्योर लेबर में चली गई, जिससे सोनिया और जो बच्चा उनके पेट में था दोनों मारे गए। डिटेक्टिव को यह भी ध्यान आता है कि जॉन ने मुझे एक लेटर लिखकर इस केस को सॉल्व करने के लिए रिक्वेस्ट की थी, बट जब तक मैं वहां पहुंच पाता तब तक जॉन भी मर चुका था, उसने खुद को गोली मार ली थी। अब डिटेक्टिव लेटर में मिले वर्ड्स को अरेंज करते हैं, तो सेंटेंस बन जाता है डेजी आर्मस्ट्रॉन्ग, ब्लड इज ऑन योर हैंड्स यू विल डाई फॉर इट, यानी सैमुअल की मौत का संबंध आर्मस्ट्रॉन्ग केस से है। इसे ये क्लियर हो जाता है कि सैमुअल ने ही आर्मस्ट्रॉन्ग की बेटी को किडनैप किया था। फिर डिटेक्टिव मिसेस हर्बर्ट से मिलते हैं, जहां मिसेस हर्बर्ट बताती है कल रात को मर्डरर मेरे रूम में आया था, मुझे लगा आज मैं मारी जाऊंगी, बट मेरे रूम से निकलकर वो सैमुअल के रूम में चला गया और उसने सैमुअल को मार दिया। मैंने ये बात कंडक्टर को भी बताई थी, लेकिन उन्हें मेरी बात पे यकीन ही नहीं है। मिसेस हर्बर्ट डिटेक्टिव को एक बटन भी देती है और बताती है कि ये मुझे मेरे बेड के पास मिला। ये किसी कंडक्टर की यूनिफॉर्म का बटन है, जिस पर कंडक्टर घबरा जाता है कि अरे मेरी सारी बटन तो सही सलामत हैं। डिटेक्टिव फिर एक एक करके मास्टरमैन, पिलर, एस्ट्रोडोस और बाकी से पूछताछ करते हैं, मगर उन्हें कुछ खास जानकारी नहीं मिलती। डिटेक्टिव फिर डेवनहैम से मिलते हैं, जहां उन्हें मिस डेवनहैम का पूरा नाम पता चलता है, जो है मैरी हरमोइनी डेवनहैम। डिटेक्टिव यहाँ पर यह भी पता चलता है कि प्रिंसेस ड्रैगनमेरॉफ सोनिया आर्मस्ट्रॉन्ग की मदर को जानती थी, और सबूतों की तलाश और लोगों से पूछताछ करके डिटेक्टिव को हिल्डीग्रेड से पता चलता है कि रात को बोगी में माइकल के अलावा एक और कंडक्टर था। अब डिटेक्टिव को मिसेस हर्बर्ट से मिले बटन का याद आता है, तो डिटेक्टिव जल्दी से सभी पैसेंजर्स के सामान चेक करने के लिए कहते हैं, पर उन्हें इस पर भी कुछ नहीं मिलता और अब सिर्फ काउंट और काउंटेस का सामान ही चेक करने के लिए बचा था। बट डिप्लोमेटिक रीजंस की वजह से ये लोग उनका सामान चेक नहीं कर सकते थे। तब डिटेक्टिव को याद आता है कि अभी एक ब्रीफकेस चेक करना बाकी है, और वो है उनका खुद का, जहां उन्हें एक रेड किमोनो मिलता है, जिस पर डिटेक्टिव कहते हैं कि कल्प्रिट मुझे आउटस्मार्ट कर रहा है। इसके बाद डिटेक्टिव को हिल्डीग्रेड के रूम में एक कंडक्टर की यूनिफॉर्म मिल जाती है, जिस पर टूटा हुआ बटन मैच कर जाता है, और इस यूनिफॉर्म पर से बर्नबाउंड की स्मेल भी आती है, जिस वाइन को मैक्वीन काफी पसंद करता था। मैक्वीन के रूम में जाकर उसकी फाइल चेक करने पर पता चलता है कि मैक्वीन सैमुअल के खातों में फेरबदल करके पैसे चुराता था।
अब सबूत मैक्विन के खिलाफ हैं, बट मैक्विन कहता है कि मैंने सैमुअल को नहीं मारा, मैं एक सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को क्यों मारूंगा। और इस पर डॉक्टर अर्बनॉट गवाही देता है कि मैक्विन मर्डरर नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो रात को 2 बजे तक मेरे साथ ड्रिंक कर रहा था। फिर डिटेक्टिव डॉक्टर अर्बथनॉट से पूछताछ करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि डॉक्टर अर्बथनॉट डॉक्टर बनने से पहले आर्मी में एक स्नाइपर थे और एक जबरदस्त शूटर थे। फिर डिटेक्टिव ध्यान से सारे क्लूज के बारे में सोचते हैं तो उन्हें एक मैक्विन नाम के लॉयर का याद आता है जिसने आर्मस्ट्रांग के केस को लड़ा था और सही मुजरिम के बजाय एक मासूम नर्स को फंसा दिया और उस नर्स ने बाद में सुसाइड कर ली थी। डिटेक्टिव को फिर पता चल जाता है कि वो लॉयर ट्रेन में मौजूद मैक्विन का पिता था। डिटेक्टिव मैक्विन से फिर से पूछताछ करते हैं और अब धीरे धीरे करके सभी पैसेंजर्स किसी न किसी वजह से आर्मस्ट्रांग से रिलेट होते जा रहे थे। तभी डिटेक्टिव को एक औरत के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। वहां जाकर देखते हैं कि मिसेस हर्बर्ट की पीठ पर किसी ने चाकू मारा था, मगर घाव कुछ ज्यादा गहरा नहीं है। फिर डिटेक्टिव काउंट और काउंटेस से पूछताछ करते हैं। वहां उन्हें बेहोश करने वाली दवाई मिल जाती है और ये बेहोशी की दवाई वही है जिससे सैमुअल को बेहोश किया गया था। डिटेक्टिव को यहाँ पर यह भी पता चलता है कि काउंटेस का नाम हेलेना है और वो सोनिया आर्मस्ट्रांग की छोटी बहन है। और डिटेक्टिव को यह भी पता चलता है कि काउंटेस का नाम हेलेना है और इस डिटेल को काउंटेस ने बड़ी चतुराई से छुपाया था, लेकिन डिटेक्टिव इसका भी पता लगा लेते हैं। फिर एक प्रोफेसर से डिटेक्टिव को पता चलता है कि ये कोई प्रोफेसर नहीं बल्कि एक पुलिस वाला था और अब एक प्राइवेट डिटेक्टिव है और काफी सालों से सैमुअल का पीछा कर रहा था। अब डिटेक्टिव एक जगह बैठकर काफी उदास हो जाता है कि मुझे अपने काम पर गर्व था और आज मैं ये केस सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ। ये इतना परफेक्ट टाइम कैसे हो सकता है। अगली सुबह बॉक सभी पैसेंजर्स को ट्रेन से बाहर निकालकर एक सुरंग में ले जाता है क्योंकि इंजन को पटरी पर चढ़ाते वक्त पैसेंजर्स को खतरा हो सकता है। अब उस ट्रेन में डिटेक्टिव और मिस डेबनहैम ही मौजूद थे। डिटेक्टिव मिस डेबनहैम को एक नोटबुक देते हैं जिसमें इस केस से रिलेटेड क्लूज थे, जो हैं एक रुमाल, एक पाइप क्लीनर, एक लाल किमोनो, एक कंडक्टर यूनिफॉर्म, एक रुकी हुई घड़ी। और इस नोटबुक में डिटेक्टिव ने यह भी लिखा हुआ है कि सैमुअल घड़ी वाले टाइम से पहले मरा है या बाद में, किसी एक ने मारा है या कई लोगों ने मिलकर। मिस डेबनहैम कहती है कि माफ कीजिए, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। पर डिटेक्टिव अब काफी गुस्सा हो जाते हैं कि सारे पैसेंजर्स ने मुझसे किसी न किसी बात पर झूठ बोला है और सब किसी न किसी तरह से आर्मस्ट्रांग से लिंक्ड है। डिटेक्टिव फिर डेबनहैम से कहते हैं कि आपने कहा कि आप कभी अमेरिका नहीं गई, मगर आप आर्मस्ट्रांग की फैमिली को जानती थी और आर्मस्ट्रांग की बेटी की केयर टेकर थी। आप डेजी आर्मस्ट्रांग से बहुत प्यार करती थी और आपने ही सैमुअल को मारा है। मगर तभी डॉक्टर अर्बनॉट वहां आकर डिटेक्टिव के हाथ पर शूट कर देते हैं और कहते हैं कि सैमुअल को डेबनहैम ने नहीं मारा और डॉक्टर डेबनहैम को वहां से भगा देते हैं। डॉक्टर अर्बनॉट डिटेक्टिव को बताते हैं कि जॉन आर्मस्ट्रांग मेरा बेस्ट फ्रेंड था और मेरा कमांडर भी, और मैंने अपने दोस्त का बदला लिया है सैमुअल को मार के। और फिर डॉक्टर अर्बनॉट डिटेक्टिव को मारने की कोशिश करते हैं पर बॉक पीछे से आकर डॉक्टर अर्बनॉट को टर्न कर देता है। फिर हमें एक जगह दिखाई जाती है जहां पर सभी पैसेंजर्स बैठे हुए हैं और वहां पर डिटेक्टिव हरक्यूल भी आ जाते हैं और वो जख्मी भी हैं। यहाँ पर डिटेक्टिव डॉक्टर अर्बनॉट से कहते हैं कि तुमने मुझे गोली मारी, वो भी मेरी बाजू पर। आप एक शार्प शूटर थे, आप ऐसी गलती नहीं कर सकते। आप मुझे मारना नहीं चाहते क्योंकि आप मर्डरर नहीं हैं, पर कोई ना कोई यहाँ पर हत्यारा जरूर है। अब इस केस के सिर्फ 2 ही सॉल्यूशन हो सकते हैं। पहला कि सैमुअल के दुश्मन ने रात को ट्रेन में चढ़कर कंडक्टर यूनिफॉर्म पहनकर सैमुअल को मारा और फिर वो ट्रेन से उतर गया, जो कि चलती ट्रेन में पॉसिबल नहीं है। तो बात आती है दूसरे सॉल्यूशन की। यहाँ पर अब डिटेक्टिव सभी को बताते हैं कि वो लोग किस किस तरह से आर्मस्ट्रांग से रिलेटेड हैं। डॉक्टर आर्बथनॉट आप आर्मस्ट्रांग के दोस्त थे। मिस डेबनहैम आप डेजी आर्मस्ट्रांग की मां समान थी। हेलेना आप सोफिया आर्मस्ट्रांग की बहन थी और आपकी शादी एक बहुत ही पावरफुल काउंट से हुई। प्रिंसेस ड्रैगोमिरोफ आप डेजी की गॉड मदर थी और एच वाला रुमाल आपका ही है क्योंकि रशियन में एच को एन कहा जाता है, इसलिए रुमाल एच आपके नाम नटालिया ड्रैगोमिरोफ को शो करता है। मिस हिल्डेग्रेड आप प्रिंसेस के यहाँ पर काम करने से पहले आर्मस्ट्रांग के यहाँ पर कुक थी। मिसेस पिलर आप डेजी की देखभाल करने वाली नर्स थी और अब आप एक मिशनरी में बदल चुकी हैं और तुम उस वक्त वहां पर मौजूद थी जब सैमुअल डेजी को किडनैप करने आया था, मगर तुमने नशे में धुत होने के कारण उसे नहीं रोका। बटलर मास्टरमैन आप वॉर में कर्नल आर्मस्ट्रांग के यूनिट में थे। आपको आर्मस्ट्रांग ने कभी लोन दिया था और ट्रेन में गिरी हुई पिक्चर से ये साफ जाहिर हो जाता है कि आप आर्मस्ट्रांग को जानते हैं। आप वो पुलिस वाले हैं जिसे आर्मस्ट्रांग ने केस सौंपा था
मगर केस सोल्व होने से पहले ही आपको उस नौकरानी से प्यार हो गया जिसे मैक्वीन के पिता ने केस में फंसाया था, और उस नौकरानी ने अपनी जान ले ली। और उसके बाद आपने पुलिस की नौकरी छोड़ दी। आपने अपनी बहन को खो दिया जिसका नाम सुजैन माइकल था, जो कि आर्मस्ट्रॉन्ग की नौकरानी थी। मिसेस हर्बर्ट, या ये कहूं तो मिस लिंडा, जो कि काफी बड़ी फेमस रिटायर्ड आर्टिस्ट हैं। आप सोनिया आर्मस्ट्रॉन्ग की मदर है ना। इसके बाद डिटेक्टिव सबसे काफी नाराज होकर कहते हैं कि क्यों 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 इतने सारे एविडेंस, मगर कोई भी एविडेंस एक मर्डरर तक नहीं ले जाता। अब इस हत्या को कौन कर सकता है? ये किसी अकेले का काम नहीं है। आप सब इस केस में शामिल हैं। इस मर्डर में सबका अपना अपना रोल है। जिस पर मिसेस हर्बर्ट कहती है कि ये मेरा प्लान था। मैंने ही मैक्वीन और मास्टरमैन को सैमुअल के यहाँ काम करने भेजा था ताकि वो सैमुअल को ओरिएंट एक्सप्रेस तक ले आए। फिर हम सभी ने मिलकर सैमुअल को छुरे मारे। वो शैतान जिंदा रहने लायक ही नहीं था। फिर मैंने घड़ी तोड़ी, खिड़की खोली और नोट भी जलाया। और जब माइकल ने रूम के बाहर से नॉक किया तो मैंने आवाज बदली करके जवाब दिया कि सब ठीक है, ताकि किसी को शक न हो। मिस्टर डिटेक्टिव, आप पुलिस से कहना कि सैमुअल को मैंने मारा है। ये सिर्फ मेरा काम है। फांसी लगे तो सिर्फ मुझे। अब मेरी लाइफ में वैसे भी कुछ नहीं बचा, मगर बाकियों को अपनी लाइफ जीनी है। वो यूं ही नहीं मर सकते। फांसी लगेगी तो सिर्फ मुझे। मैं जुर्म कबूल करती हूँ। और ये बात सुनकर सभी लोग इमोशनल होकर रोने लगते हैं। डिटेक्टिव कहते हैं कि जुर्म किया है तो सजा तो भुगतनी पड़ेगी। आप लोग अपनी क्राइम की सजा से बच नहीं सकते। डिटेक्टिव सभी के सामने एक गन रखते हैं और कहते हैं, आप लोगों को अगर आजाद होना है तो आपको एक और क्राइम करना होगा। मुझे मार दो। बॉब झूठ बोल सकता है, मगर मैं नहीं। अगर मैं जिंदा रहा तो तुम लोगों को सजा जरूर मिलेगी। मिसेस हर्बर्ट गन उठाकर डिटेक्टिव पर गन तानती है, ये कहकर कि मैं तो डेजी के साथ पहले ही मर चुकी थी। अब तो मैं सिर्फ एक जिंदा लाश हूँ। और मिसेस हर्बर्ट खुद पर फायर करती है, बट गन खाली थी। और अब सभी लोग काफी दुखी हैं, डिटेक्टिव और बाकी सभी लोग भी। एक सैमुअल नाम के आदमी ने सबकी जिंदगी बर्बाद कर दी। डिटेक्टिव फिर कुछ नहीं कहते और ट्रेन फिर सही होकर आगे बढ़ने लगती है और अगले स्टेशन पहुंच जाती है। और डिटेक्टिव पुलिस वालों से केस के बारे में झूठ बोल देते हैं। फिर डाइनिंग बोगी में डिटेक्टिव सभी के सामने कहते हैं कि यहाँ कोई किलर नहीं है। यहाँ तो बस कुछ फ्रैक्चर्ड सोल्स हैं जिनकी जिंदगियां सैमुअल ने बर्बाद कर दी। मैंने पुलिस से कह दिया है कि ट्रेन में एक हत्यारा चढ़ आया था रात को और उसी ने सैमुअल को मार दिया। पुलिस ने मेरा बयान एक्सेप्ट कर लिया है और आप सभी अब आजाद हो। लास्ट सीन में ट्रेन से बाहर एक आदमी आकर डिटेक्टिव से कहता है कि इजिप्ट में आपके लिए एक केस है। जिस पर डिटेक्टिव कहते हैं, ओह नहीं, फिर से छुट्टी के वक्त। और फिर ट्रेन स्टेशन से चली जाती है और डिटेक्टिव अपने रास्ते निकल जाते हैं। और इसी के साथ ये धांसू मूवी एंड हो जाती है।